फारूक आज भी वहीं हैं, इस उम्र में भी जब वो बोलते हैं दिल्ली को सुनना पड़ता है, चाहे सरकार किसी की। ये भी लगता है कई बार कि जम्मू कश्मीर की जो भी परिस्थितियां 2019 से पहले की हैं, उन सब के लिए मैक्सिमम जिम्मेदार कोई एक आदमी है तो वो फारूक अब्दुल्ला है। प्लीज़ डू नॉट अंडरस्टैंड दिस कि फारूक अब्दुल्ला की दोस्तियां इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद शायद उसमें एक छोटा सा हिस्सा होगा। फारूक अब्दुल्ला की दोस्तियां ग्लोबल लेवल पे हैं और ये बड़े बड़े ट्रिब्यूट की बात है कि इन जैसा नेता, आप लोग कहें इस्लामिक दोस्त कंट्रीज में दोस्त नहीं, ही इज़ गॉन मच बियॉन्ड दैट। GM शाह जो थे, गुलाम मोहम्मद शाह, तो वो उनका ये शौक ये था, उन्होंने अपने लिए कब्र खुदवा रखी थी और जब भी वो शहर जाते थे, ओल्ड सिटी है, उसमें उतरते थे, देखते थे, लेट के देखते थे, मैं फिट आ रहा हूँ कि नहीं, इसमें थोड़ा सा और ये कर दो, वो कर दो। बिना आतंकियों की रिहाई के भी रुबैया सईद को छुड़ाया जा सकता था क्योंकि उस समय दबदबा बहुत ज़्यादा था JKLF का और जो पब्लिक सेंटिमेंट था वो टोटली अगेंस्ट था मुफ्ती। रुबैया छोड़ी गई और उसके साथ साथ आतंकी छोड़ा गया है। तो श्रीनगर के सड़कों पे जो जश्न हुआ है, इतना बड़ा जश्न आप कभी सोच नहीं सकते। इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को फारूक अब्दुल्ला के बारे में जो अपनी राय दी, वो राय कितनी सही निकली आगे चल, इस बच्चे का कोई भरोसा नहीं है। एक सेंटेंस कहा। राजनीतिक परिवारों की बात आती है तो उनमें एक नाम सबसे ऊपर होता है अब्दुल्ला परिवार का। शेख अब्दुल्ला, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, तीनों के तीनों मुख्यमंत्री, और वो भी कहाँ के? जम्मू कश्मीर के, जिसको लेकर के जितनी राजनीति भारत में होती है उतनी ही राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। इन तीनों के बीच एक नाम जो फारूक अब्दुल्ला का है वो बेहद विवादित भी रहा है। कई बार वो अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते हैं और कई बार वो अपने बयानों के जरिए ऐसे घिर जाते हैं कि उस पर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो पूरा फारूक अब्दुल्ला का जो सियासी करियर है उसको लेकर के मेरे हाथ में एक किताब लगी है, फारूक ऑफ कश्मीर, जिसको लिखा है वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी भटनागर और RC गंजू ने। चूँकि RC गंजू इस वक्त मौजूद नहीं है और अश्विनी भटनागर जी फिल वक्त हमारे साथ हैं, जो 1980 से ही लगातार सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे हैं, ट्रिब्यून में रहे हैं, पायनियर में रहे हैं। आप अंग्रेज़ी के जितने भी बड़े अखबार जानते हैं, जितनी भी बड़ी मैगजीन जानते हैं, उन सब में अश्विनी भटनागर काम कर चुके हैं। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को भी बेहद करीब से देखा है और उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के एक दोस्त राजीव गांधी को भी बड़ी करीब से देखा है। तो चलिए ज़रा फारूक ऑफ कश्मीर के ज़रिए हम कश्मीर की सियासत को समझने की कोशिश करते हैं और कश्मीर की सियासत के ज़रिए इस देश की सियासत को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फारूक ऑफ कश्मीर बला क्या है। थैंक यू सर। धन्यवाद। क्या बला है सर फारूक अब्दुल्ला? बोलें तो भी चर्चा, जी हाँ, ना बोलें तो भी चर्चा। जी हाँ। बात शुरू करने से पहले मैं, मेरे जो को ऑथर हैं RC गंजू, उनके, वो आज यहाँ नहीं आ पाए, बीमार हैं वो नहीं आ पाए, लेकिन उनके बिना शायद ये किताब पूरी नहीं हो पाती, एक तरह से कंसीव ही नहीं हो पाती। हम और RC गंजू साहब, जब मैं संडे मेल दिल्ली में था तो श्रीनगर के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट थे, मैं रेजिडेंट एडिटर था संडे मेल में यहाँ पे, तो हमारा तालमेल तब से चल रहा है और हम दोनों ने मिलके 3 किताबें लिखी हैं कश्मीर पे। पहली किताब थी एजेंट नंबर 304, जो कि एक कश्मीरी स्पाई की थी जो पाकिस्तान जाता है, वहाँ पकड़ा जाता है, उसकी एक ह्यूमन स्टोरी है। दूसरी किताब जो हम लोगों की थी वो थी ऑपरेशन खात्मा। आपने सुना होगा कि सन 83 में हज़रत बल पे JKLF ने कब्जा कर लिया था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि 86 में भी JKLF ने हज़रत बल पे कब्जा किया था। लेकिन फ़र्क दोनों में ये था कि 83 में उन सबको छोड़ दिया गया था और पाकिस्तान बॉर्डर तक एस्कॉर्ट करके ले जाया गया था। 86 में जब कब्ज़ा हुआ तब की सरकार ने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप बनाया और उनको एक जिम्मेवारी दी कि इनको हज़रत बल का जो मेन श्राइन है वहाँ से हटा के एक पूरी राजनीति थी जिसके तहत उन्होंने JKLF की टॉप लीडरशिप को वहाँ से हटा के बगल वाली एक बिल्डिंग में लाए और फिर वहाँ पे इनकाउंटर हुआ जो पूरी रात चला, जिसमें 23 JKLF के टॉप लीडर्स, एंटायर लीडरशिप उस रात ख़त्म हो गई। वो किताब लिखी जिसके राइट्स, और जो पहली किताब मैंने कही, दोनों के राइट्स हमारे गंजू द्वारा ने हमने को ऑथर की थी, दोनों के राइट्स सीरीज़ और मूवी बनाने के लिए ऑलरेडी एक्वायर्ड है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो
फारूक अब्दुल्ला है, वो बहुत बड़ी बला है। इतना स्मार्ट पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में बहुत कम मिलता है। एक तरफ तो बहुत चर्चा होती है उनकी कि वो गोल्फ खेलते रहते हैं, ऑफिस लंदन में चले जाते थे, लंदन चले जाते हैं, बड़े बाप के बिगड़े बेटे थे, इस तरह की बातें होती है। जी हाँ, जी हाँ। और एक तरह से उनका जो पूरा आप किताब जब देखेंगे तो मैंने इसका पूरा डिस्क्राइब किया है कि ऑफिस तक भी नहीं जाते थे, मतलब कर्फ्यू लगा हुआ है, वो गोल्फ खेल रहे गोल्फ हैं। खेल रहे हैं, जम्मू में चले गए देखने कोई डांस प्रोग्राम, और तब जबकि वो मुख्यमंत्री हैं। जी, वहाँ की बात का, और हालात बहुत ख़राब है वैली में उस समय तब। तो एक तरह से कहा जाता था कि डिस्को चीफ मिनिस्टर या इररिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर, इमेच्योर चीफ मिनिस्टर, लेकिन ये तो एक लेबल्स है। लेकिन उनका अगर पॉलिटिकल करियर देखें तो फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से अपने पॉलिटिकल कार्ड्स खेले हैं और जिस तरह को अपने को रेलेवेंट बना के रखा सन 78 से लेके और आज तक, फारूक अब्दुल्ला एक शख्सियत हैं जिनके बिना पूरी कश्मीर कश्मीर वैली पॉलिटिक्स में तो नहीं हो सकती। पत्ता भी नहीं हिलता। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, फारूक आज भी वहीं हैं। इस उम्र में भी जब वो बोलते हैं तो दिल्ली को सुनना पड़ता है, चाहे सरकार किसी की हो। तो इससे पता चलता है कि वो बहुत ही, एक तरफ तो उनका एक इमेज है कि केयर फ्री, फन लविंग पर्सन, लेकिन उसको एक मिनट हटा के ज़रा देखिए कि वो कितने सीरियस पॉलिटिशियन हैं, वो कितने तरह के पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, वो किस समय कौन सा बयान देते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। बहुत ही सीजन्ड है, और ये जो आज की तारीख में नहीं है, हमेशा से ये रहे। हमेशा से थे वो, हमेशा से उन्होंने वेट किया। उनके जब उनके फादर शेख अब्दुल्ला दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ 74 में, 75 में वापस लौट के आए, वो कोई रश करके यहाँ भाग के नहीं आए कि हाँ मैं भी हूँ। उन्होंने अपने टाइम को वेट किया। श्रीनगर से जब फिर शेख साहब ने उनको बुलाया, उनके जो भाई थे उनको एमडी बना दिया गया था, जेके टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वगैरह का, सभी को कुछ ना कुछ मिल गया था। फारूक आए और सीधे एमपी बने, अनअपोज्ड, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके बाद भी उन्होंने लो प्रोफाइल रखा, क्योंकि उनके फादर जो थे शेख अब्दुल्ला साहब खुद एक बहुत बड़े शख्सियत थे, कश्मीर में उनकी बड़ी इज्जत थी, और उनका जो दबदबा था वो दिल्ली में भी था। उन्होंने एक उस पेड़ की छाया में फारूक रुके, सुस्ताए, और उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, जो कि शुरू होता था गोल्फ के मैदान से और जाता था रेस कोर्स तक। सब उनके दोस्त हैं व्यक्तिगत रूप में। किसी भी, आप पॉलिटिशियंस को ले लीजिए, पॉलिटिशियंस तो दोस्त हैं, ये हर पार्टी के दोस्त हैं। और उसके अलावा एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, खिलाड़ी हो, कोई बंदा हो, एनीबॉडी ऑफ एनी इम्पोर्टेंस, और उनका एक जो पर्सनल रैपो है, हम आप जैसे जो साधारण लोग हैं उनसे भी उनका रैपो है। जब वो उनको देखा मैंने कैंपेन करते हुए, जब उनके फादर की डेथ, शेख साहब की डेथ हो गई थी, उसके बाद का कैंपेन देखा, फिर उसके बाद जब राजीव गांधी के साथ उनका अकॉर्ड हुआ, उसको एक जो स्टोलन इलेक्शन कहा जाता है, उसमें भी देखा। मतलब वो होता नहीं है कि जो एक टॉपर बच्चे होते हैं कि 7-8 महीने घूमते फिरते हैं, पिक्चर देखते हैं, अब एग्ज़ाम से पहले जम के पढ़ाई चोटी बांध के पढ़ाई करते हैं और अव्वल दर्जे से पास हो जाते हैं। वही फारूक अब्दुल्ला है। जब चुनाव आता है तो उनका जो मेहनत है वो देखने वाली होती है। उनका जो जिस तरह से कनेक्ट बनाते हैं अपने लोगों के साथ, वो कनेक्ट तब बनाते हैं जबकि वो महीनों से, लगभग कभी 2-1 साल से वो कभी बॉम्बे में हैं, कभी दिल्ली में हैं, कभी यहाँ हैं, वो गाँव गए ही नहीं। लेकिन जैसे ही आते हैं कि उनका चैरिज्मा कहिए, उनके पॉलिटिकल सेंस चाहिए कहिए, या टाइमिंग कहिए, क्या बात क्या कब कहनी चाहिए, इन सब वजह से फारूक अब्दुल्ला आज जो एक शख्सियत है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में, और एक कहना चाहिए भारत के पॉलिटिक्स में, अपोजिशन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हम तो देखते हैं कि बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, यही तो हुए नहीं है। शेख अब्दुल्ला इनके पिता भी मुख्यमंत्री हुए, इनके बेटे भी मुख्यमंत्री हुए, मुफ्ती मोहम्मद सईद रहे, और बहुत सारे लोग रहे। उनकी बेटी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा भी रहीं।
गुलाम नबी आज़ाद भी रहे लंबे समय तक, इसके बावजूद इस आदमी को कभी इग्नोर नहीं किया गया। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने नेता वहाँ रहे सब अपने कॉन्टेक्स्ट में के सब, जब तक उनका कॉन्टेक्स्ट रहा तब तक तो वो मुख्यमंत्री रहे या बड़े लीडर रहे। जहाँ वो कॉन्टेक्स्ट शॉर्ट टर्म के बाद ख़त्म हुआ, फेड आउट हो गए। जैसे मुफ्ती, जैसे अभी आपने नाम लिया गुलाम साहब का, गुलाम नबी आज़ाद साहब का, या इन शेख अब्दुल्ला भी। शेख अब्दुल्ला का कॉन्टेक्स्ट था जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, हरी सिंह के खिलाफ उन्होंने, महाराजा हरी सिंह के खिलाफ उन्होंने किया था इतना बड़ा आंदोलन। लेकिन उसके बाद नेहरू उनके दोस्त थे, बहुत बड़े दोस्त थे। उसके बाद उन्होंने जब अपना कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश की तो फिर देश बदर हो गए। वो फिर तो जेल और फिर कैसे रिहाई, वो तो फिर एक बहुत लंबी कहानी है उसकी। 52-53 से लेके और 74 तक वो कश्मीर से बाहर है। सिर्फ एक फारूक अब्दुल्ला जो है वो ऐसे है कि समझ लीजिए मोटा मोटा 80 से लेके और 24 हो गई है, ठीक है, 44-45 साल हो गए लगभग उनको राजनीति में, हम मोटा मोटा माने तो 50 साल हो गए। उनका कॉन्टेक्स्ट अभी भी बरकरार है। ये पॉलिटिकल लॉन्जेविटी एक अपने में एक बहुत बड़ा एक ट्रिब्यूट है उस आदमी के पॉलिटिकल सेंस के लिए। आप और जगह देख लीजिए। वही मैं इस किताब को पढ़ते हुए मैं बहुत सारे किरदारों से गुजरा हूँ, क्योंकि ये किताब मैंने पूरी पढ़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे किरदारों से गुजरा हूँ और इतने सारे इवेंट्स हैं इस आदमी के कि अगर बात करना शुरू करें तो पूरा दिन बीत जाएगा जी। चूँकि आपका जो अनुभव रहा है, मतलब कहाँ से शुरू करूँ। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे सबसे इंटरेस्टिंग एक चैप्टर लगता है इनका और एक जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हैं उनका इंसिडेंट। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक, चूँकि आपने सर बहुत लंबे समय से देखा है इन लोगों को, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी में हमें बहुत कुछ मिलता नहीं है। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे बहुत कुछ इंसाइट्स मिले हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में, कि उनके जो हेलीकॉप्टर थे, जो उनके विमान थे, जो फ्लाइट्स थी उनके पास, जो एरोप्लेन थे, उसको लेकर के फारूक अब्दुल्ला उनके बीच की जो लड़ाई है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की इंदिरा गांधी के वक्त में क्या पूरे केंद्र में सत्ता थी वो भी देखा हमने, इंदिरा गांधी के गुजरने के बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कैसे साइड लाइन किए गए वो भी देखा हमने। कैसे देखते हैं आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को फारूक अब्दुल्ला के कॉन्टेक्स्ट में और फिर पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, सबसे पहले जो मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और आरसी गंजू हमारे को ऑथर हैं, वो उनके संबंध बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप थे। अच्छा। और उन्होंने ब्रह्मचारी साहब को बहुत ही नज़दीक से देखा और एज अ पत्रकार ही नहीं, वो एक पता नहीं क्यों धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनको अपना सलाहकार मानने लगे थे। हालांकि उम्र में बड़ा फ़र्क था, बहुत बड़ा फ़र्क था। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस किताब में ऐसी है जो कि गंजू साहब लेके आए अपने व्यक्तिगत अनुभव से। वो पूर्णिमा चौधरी वगैरह वाला जो है पूरा वो तो रिट इंसिडेंट है, हाँ वो तो रिट है, लेकिन जो अदर स्मॉल डिटेल्स हैं वो थैंक्स टू मिस्टर गंजू। मेरी मुलाकात धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से 3 मरतबा की है। पहली बार जब मैं उनसे मिला, बहुत सुना था, क्योंकि जब हम लोग शुरू में दूरदर्शन आया था तो ब्रह्मचारी का प्रोग्राम आता था योग पे, तो बड़ा फैसिनेशन था कि ये आदमी मतलब मैं फैसिनेट होता हूँ। आप सोचिए कि वो नहीं है फिर भी उनके बारे में पढ़ने को मिलता है तो मैं खोज के पढ़ता हूँ कि यार कौन है वो आदमी। मुझे कई साल पहले उस पर काम करना था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पे, मैं खोज गया, वैसा नहीं मिला कि मैं एक मुकम्मल उसकी तस्वीर पूरी पेश कर सकूँ। अब जब मैं उनसे मिला पहली बार लखनऊ में, वो एक कार्यक्रम में आए थे, योग कार्यक्रम में, तो मेरे को जो उनके ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा, मैं तब पायनियर में काम करता था, कि आइए आप इंटरव्यू कर लीजिए उनका। तो हमने कहा अविनाश जी आपको बताऊं, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, सुबह की बात है, और जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मैं उनको देखता रह गया। मतलब क्या आकर्षण था उनके व्यक्तित्व में, उनकी आंखें एक तो, दूसरा शरीर, और उनका बात करने का तरीका। मतलब बात करने का तरीका तो बाद में, मैं 2 मिनट उनको देखता रह गया, जिस तरह से वो मेरी तरफ देख रहे थे, आंखें ऐसे लग रही थी जैसे जल रही हैं। वो एक क्या कहते हैं उसको, कहते हैं टाइगर बर्निंग ब्राइट वाली बात। तो वो टाइगर वाली आंखें उनकी, लेकिन उसमें फिरोशियसनेस नहीं, एक हल्का सा काम, शांति। तो लेकिन मैं एकदम बहुत ज़्यादा, मेरी क्या उम्र थी, मैं 20-21 साल का था, तो 22 साल का। तो खैर उन्होंने बुलाया, बातचीत की, हम लोगों ने सब कुछ किया, और जो खबर छापी तो हमने उनमें से 2-3 सवाल ऐसे उनसे पूछ लिए थे, जिसका शीर्षक जो था
वो इस तरह से बना जो कि आज की तारीख में माना जाएगा एंटी ब्रह्मचारी खबर थी, कि हमने थोड़ा सा उनको एक पॉलिटिकल मैनिपुलेटर के रूप में पेश कर दिया उस समय। पेश किया, उन्हें सवाल भी पूछे थे, और कुल मिला के ऐसा हुआ। उस आदमी ने शाम को, जो जिनके घर ठहरे हुए थे वो, उन्होंने उनसे कहा मेरी बात कराइए अश्विनी जी। तो उन्होंने बात कराई, तो बोले कि भाई आपने जो लिखा है बहुत शानदार लिखा है, फ़ोटो मेरे को अपनी बड़ी पसंद आई, दिल्ली आइएगा ज़रूर मिलिएगा। तो मैं थोड़ा सा एम्बेरस था कि यार बुरा तो नहीं मान गए, या उनके दिल में कोई खलिश रह गई हो। तो मैंने कहा कि देखिए ये तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, और दिस इज़ हाउ वी परसीव यू। तो बोले लोग तरह तरह से देखते हैं, भगवान एक है, हर एक आदमी अपने अपनी तरीके से उसको देखता है। और उन्होंने कह के फ़ोन रख दिया। मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा भगवान, आप अपने को भगवान बता रहे। लेकिन उनका जो एक मेटाफर था, हाँ। कि परसेप्शन की बात है। खैर एनीवे, दूसरी बात जब मुलाकात हुई, जब मेनका गांधी एपिसोड हुआ, अच्छा। तब उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि मिसेस गांधी और मेनका को जब कहा कि मेनका गांधी जी मकान छोड़ के चली जाएं, तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वहाँ थे, और उनके ही थ्रू कई मैसेजेस कन्वे हुए। एक आर के धवन थे, दूसरे ब्रह्मचारी थे। तो उसके जब ये एपिसोड हो गए, मेनका चली गई, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। ऐसे ही मिलने गए, जैसे जर्नलिस्ट होता है, दिल्ली का किस्सा है। अगेन उनको इस बात का बड़ा इरिटेशन था कि मेनका जी बाहर जाके मेरे बारे में क्या कहेंगे। लेकिन उस बार भी मैं उनका बस चेहरा ही देखता रह गया। खबर जो हमने लिखी हो तो अलग है बात है। ही हैड दैट इम्पैक्ट कि आप जब ये एक दो बंदे हैं जिनको मैं देख के मतलब एक तरह से वशीभूत हो गया। एक ये थे और दूसरे ओशो रजनीश। अच्छा। रजनीश साहब की जो आंखें थीं वो ऐसी थी जिसको आप एक बार देख लें तो आपको लगेगा कि बस इसी में समा जाए, और उनका बात करने का तरीका वगैरह वगैरह। इसी तरह इनका जो पॉलिटिकल रोल था, एक योग, आप उनको देख के कह सकते हैं कि हाँ ये आदमी योगी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उनके, एक तो बहुत वो पहनते थे, एक झीनी सी एक कपड़ा पहनते थे मसलिन, और जब उनके बदन आप देखते थे तो लगता था कि ये मतलब देयर इज सम इलेक्ट्रिसिटी इन दिस, यू कुड फील इट। तो लगता है हाँ ये बंदा योगी हो सकता है, और यह है। मैंने चंद्रस्वामी को भी देखा है, और बाबा जी को भी देखा है, रामदेव जी को भी देखा है, सबको देखा है, लेकिन नेवर अगेन। तो तब मेरी समझ में आया कि ये इस बंदे में कोई करिश्माई बात ज़रूर है, जो कि, और वो खुद कहते थे कि मैं कुछ नहीं, मेरे योग से है, मैं करिश्मा कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक्सरसाइज कुछ ऐसी करता हूँ जिससे कि एक तो ध्यान, और दूसरा ये है कि अपना जो शरीर स्वस्थ हो जाता है। लेकिन फिर वो होता है कि जब इंदिरा गांधी को योग सिखाने गए तो फिर वो पॉलिटिकल पावर करप्ट करती ही देती है, और उसमें आप कितना भी ना चाहें, और हो सकता है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी चाहते भी हों। भाई प्रधानमंत्री का योग गुरु जिसकी डायरेक्ट पीएमओ में एंट्री है, PMO कोई रोक नहीं रहा है उसको, लेकिन उन्हें काम क्या, डाइनिंग टेबल पे खाना एक साथ खाया जा रहा है, मतलब हर चीज़ में उनकी दखल थी ऐसा। लेकिन उन्होंने एक काम शुरू किया, वो था गन फैक्ट्री। उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया कि वास्तव में ये सिर्फ योग गुरु हैं कि कुछ और भी करना चाह रहे हैं। फिर उनकी जो पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग थी वो एक तरह से पावर सेंटर हो गए कि मेरे को अगर कुछ चाहिए तो मैं उनके पास जाऊं, फिर वो सिफारिश कर रहे हैं वगैरह वगैरह। उससे उनकी रेपुटेशन ख़राब होती गई। अल्टीमेटली धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक बहुत बड़ा पावर डीलर बन के नाम रह गया। उनका जो आश्रम था वो देखने लायक आश्रम था। उन्होंने जितने लोगों को ट्रेनिंग दी वहाँ पे जम्मू में योग को फैलाया, जिस तरह से अद्भुत उनका एक तरह से योगदान है। लेकिन पटरी उनकी धीरे धीरे खिसकती चली गई, और जो उनकी मौत हुई वो भी संदिग्ध है। फिर उसके इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तो फिर लगता है कि एकदम ये साइड लाइन ही हो गए थे, फिर किसी ने उनको नहीं पूछा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए बहुत बड़ी, मैं अगेन इंदिरा गांधी के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। इंदिरा गांधी से भी 80 से हम लोग शुरू हुए थे। इंदिरा गांधी जिंदा थी तब, और रायबरेली की थी। और इंदिरा गांधी सुनती सबकी थी, करती अपने मन की थी, इज्जत सबको देती थी, लेकिन आप कहाँ कट गए और बौने हो गए पता नहीं चलता था आपको। इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को फारूक अब्दुल्ला के बारे में जो अपनी राय दी,
वो राय कितनी सही निकली आगे चल के कि इस बच्चे का कोई भरोसा नहीं है। एक सेंटेंस कहा। दूसरी बात, इंदिरा गांधी ने जो राय दी शेख अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला उसमें फंसे हुए थे कि मैं अपने दामाद को बना दूं कि बेटे को बना दूं। तो इंदिरा गांधी ने जाके धीरे से उनको जो राय दी वो एकदम सही थी, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने अपना पैतरा अलग खेला हुआ था, जिसके झांसे में कुछ एक्सटेंट तक इंदिरा गांधी आ गई थी कि मैं तो फन लविंग गाय हूँ, इजीली मैनिपुलेटेड हूँ। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि भाई हमारा कोई ठीक है, फारूक अब्दुल्ला बन जाएगा, मैं दिल्ली से संभाल लूंगी जम्मू कश्मीर ग्रूम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला में मतलब नॉट टू बी टेकन अदरवाइज कांग्रेसियों वाले सब गुण भी थे। तो ही वाज वेरी वेल नेटवर्क्ड, एजुकेटेड, बोलने में, अपने को एक्सप्रेस करने में उनको पूरा था। एक बहुत बड़ी उनके पास लेगेसी थी अपने फादर की, सब कुछ था। तो ही वॉज द ऑब्वियस चॉइस। जीएम शाह जो थे वो बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशनल आदमी थे, क्योंकि पुराने आदमी थे। पुराने मोहम्मद आदमी थे, शाह तो कितनी बार जेल गए शेख साहब के साथ, कितना काम किया उन्होंने शेख साहब। लेकिन दर्शक हो सकता है कि ना समझ पाए, गुलाम मोहम्मद शाह दामाद थे शेख अब्दुल्ला के, और किताब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि फिर फारूक अब्दुल्ला को हटा करके वो कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे भी बने और फिर कैसे उनको भी हटा दिया गया। उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन दर्शकों के लिए मैंने बता दें कि जीएम शाह उनके दामाद थे। जी हाँ। तो जीएम शाह जो थे वो बाय नेचर वो थोड़ा से कभी कभी हट कर जाते थे। दूसरी बात है, उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया था कांग्रेस के खिलाफ शेख के साथ मिलके, और शेख के जाने के बाद भी खुद भी जेल गए वो भी, कि उनको ये बात गले नहीं उतरती थी कि मैं कांग्रेस का पपेट बन जाऊं। बाद में हुआ वही, हाँ हुआ, तो इनको हटा करके उन्हीं को तो बिठाया ही गया। लेकिन उस समय उनको लगता था कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, और प्रिंसिपल्स के आदमी थे। उनके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, किताब में जिसका जिक्र है कि जीएम शाह जो थे, गुलाम मोहम्मद शाह, गुल मोहम्मद भी कहा जाता है उनको, हाँ, गुल शाह के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे, और ऐसे इतने ही पॉपुलर थे, शायद दूसरे दर्जे पे थे शेख साहब के बाद। तो वो उनका ये शौक ये था, उन्होंने अपने लिए कब्र खुदवा रखी थी, और जब भी वो शहर जाते थे, वो ओल्ड सिटी है, और वहाँ पे जब भी जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए फ्राइडे के दिन, तो उस कब्र का नुमाइंदा वो करते थे, इंस्पेक्शन करते थे, उसमें उतरते थे, देखते थे, लेट के देखते थे, मैं फिट आ रहा हूँ कि नहीं, इसमें थोड़ा सा और ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये लगातार करते थे वो। तो वो बड़े अवेयर थे कि मैं तो इसी मिट्टी में मेरे को मिल रहा है। तो एक तरह से ही वॉज द सन ऑफ सॉइल, और उसी को अपना बनना चाहते थे, पपेट बनना नहीं चाहते थे। उनके इंट्यूटिवली वो उनके इंट्यूशन के खिलाफ था, उनकी जो बेसिक गट था उसके खिलाफ था। तो वो इंदिरा गांधी ने जो उनको राय दी शेख साहब को, वो ये राय दी कि एक तो पहली बात लेगेसी वाली बात, और जब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब फारूक साहब को बनाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट, तो शेख साहब ने वही चीज़ें कोट की जो कि जवाहरलाल नेहरू के लिए मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि काम अधूरा रह गया, ये मशाल जो है मैं अगले पीढ़ी को अपने देके जा रहा हूँ। तो आप सोचिए, मतलब उन्होंने वहाँ का कंपैरिजन ड्रॉ किया। जब मोतीलाल नेहरू कह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, उस समय जो उन्होंने कहा था वो इन्होंने कह दिया। इन्होंने कहा। तो आप इम्पैक्ट देखिए नेहरू का या नेहरू परिवार का, कि उन्होंने वही अगर मैं कहूँ तो एक्सक्यूज़ लिया, ये जस्टिफिकेशन लिया टू पास ऑन दी लेगेसी टू फारूक। क्योंकि ये तो तय हो चुका था, जैसे कि किताब में आपने लिखा है कि ये तो तय हो चुका था कि गुल मोहम्मद शाह ही हैं इनके उत्तराधिकारी, तो लगभग तय हो चुका था। ये भी मान चुके थे, एक तरीके से लगता था कि एंड टाइम पे गिव अप कर चुके थे कि नहीं मैं तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन बन गए फिर। यही फारूक साहब ने कभी गिव अप नहीं किया अपने जीवन में, ये उनकी बहुत बड़ी बात है कि दिखाते भले थे, लेकिन दिखाते नहीं। जो उन्होंने जो लामबंदी की, जब शेख साहब बुरी तरह से बीमार पड़ गए, पता चला कि अब दूसरी बार आखिरी बार जब बीमार पड़े, तो उन्होंने किस तरह से अपने पूरे कैबिनेट को मूव किया, किस तरह से शेख साहब की डेथ हुई। तो फारूक साहब गए हुए थे उनके लिए दुआ मांगने, तो वहाँ उनको पता चला, तो घर नहीं गए। उन्होंने तब तक नेटवर्क किया हुआ था गवर्नर साहब के साथ, वी के नेहरू गवर्नर थे,
और बीके नेहरू उनको लाइक करते थे क्योंकि बीके नेहरू की ज़ुबान बोलते थे वो। बीके नेहरू बड़े आप जवाहरलाल नेहरू के भतीजे थे वो, और गवर्नर थे, और इंडियन फॉरेन सर्विस के बहुत बड़े स्तंभ हुआ करते थे एक ज़माने में। तो जो सोफिस्टिकेशन होता है बातचीत का, वो फारूक ने मिमिक करके, और बीके नेहरू उनको पसंद करते थे कि वो उसी तरह कायदा का तरीका, जो एक स्टाइल होता है ब्रिटिश स्टाइल, वो सब। तो उन्होंने पहले बीके नेहरू से क्या हुआ था, और सबको ही हालत मालूम था कि अब तो डेथ होने वाली है, कैबिनेट से रेजोल्यूशन पास करा लिया था, और वहाँ गए, शपथ ली, शपथ लेने के बाद फिर अपने घर आए। तो फारूक वॉज न्यू, और उन्होंने ये नहीं है कि वही कर रहे थे। जीएम शाह ने भी अपना जो पूरा जो एक ग्रुप था उसको मोबिलाइज किया हुआ था, लेकिन फारूक ने अपना जो एक पोजीशन थी उसका एकदम स्ट्रैटेजिक यूज़ करते हुए, एक बहुत ही मैच्योर स्ट्रैटेजी के तहत अपना शपथ। अच्छा, ये तो फारूक अब्दुल्ला की बात हुई। इस किताब को पढ़ते हुए, चूँकि फारूक पे पूरी किताब सेंट्रिक है, ये भी लगता है कई बार कि जम्मू कश्मीर की जो भी परिस्थितियां 2019 से पहले की हैं, उन सब के लिए मैक्सिमम जिम्मेदार कोई एक आदमी है, तो वो फारूक अब्दुल्ला है जी। चाहे वो 1987 के इलेक्शन की आप बात करिए, भले ही राजीव गांधी के दबाव में किया हो या जैसे भी किया हो, आपने किया। जितनी पाकिस्तान को लेकर के हमदर्दी जगी है पूरी घाटी में, वो फारूक अब्दुल्ला के बयानों की वजह से जगी। कैसे देखते हैं आप फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर के विलेन के तौर पे? चूँकि कश्मीर में जो भी हो रहा है उसके लिए इनको जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, मुफ्ती को माना जाता है, महबूबा मुफ्ती इस समय इनसे ज़्यादा बड़ी हमदर्द कह लीजिए या सेपरेटिस्ट के साथ खड़े होने की बात कह लीजिए, लेकिन इनके जो काम हैं उससे दिखता है कई बार कि नहीं, पाकिस्तान की जितनी भी एंट्री जम्मू कश्मीर में दिख रही है वो इनके काम की वजह से हुई है। देखिए, पॉलिटिक्स में किसी को विलन कहना उचित नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा या तो कन्वीनियंस की होती है या डेस्परेशन की होती है। फारूक अब्दुल्ला ने कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स की, जब उन्होंने कांग्रेस को ये इम्प्रेशन दिया कि हम आपके सगे हैं, और एक तरह से राजीव गांधी को कन्विंस कर लिया कि हमारे साथ अलायंस करें। और वो भी तब जब कश्मीर के कांग्रेस के सारे नेता खिलाफ हैं कि भाई साथ मत आइए, और बड़े ही मतलब एक गोपनीय तरीके से ये पूरा समझौता हुआ। ये तब जब खुलासा हुआ कि क्या क्या सीट बंटवारा वगैरह वगैरह, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी बहुत लोगों को बड़ा शौक लगा, और कांग्रेसियों को भी बहुत शौक लगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए हैं। आज अचानक से 87 के इलेक्शन आ रहा है, सत्ता के लिए आप दोनों एक साथ हो गए। देखिए, जब फारूक साहब ने जब ये काम संभाला कश्मीर का अपने शेख साहब की डेथ के बाद, तो यंग थे और उन पर एक बड़ा प्रेशर था। जिस स्टेटस पे पहुंच गए थे उसको बना के रखने का। बहुत सारे ऐसे दिग्गज थे उनके आसपास जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स के, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में खुद थे, इंक्लूडिंग हिज ब्रदर इन लॉ, जो कि उनको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते थे। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करिए, या फिर नेटवर्क अपना बना लीजिए जिससे कि जो आपकी दोस्तियां हैं आपको काम आए। कश्मीर से दिल्ली तक की, कश्मीर से दिल्ली तक की नहीं, कश्मीर से लेके ग्लोबल लेवल, इस्लामाबाद तक की नहीं, ग्लोबल लेवल तक। प्लीज़ डू नॉट अंडरस्टैंड दिस कि फारूक अब्दुल्ला की दोस्तियां इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद शायद उसमें एक छोटा सा हिस्सा होगा। फारूक अब्दुल्ला की दोस्तियां ग्लोबल लेवल पे है, और ये बड़े बड़े ट्रिब्यूट की बात है कि इन जैसा नेता, आप लोग कहें इस्लामिक दोस्त कंट्रीज में दोस्त नहीं, ही इज़ गॉन मच बियॉन्ड दैट। हमारे यहाँ बड़े बड़े अपोजिशन लीडर्स हुए, NTR हुए, चंद्रशेखर हुए, अडवाणी जी हुए, बहुत सारे नाम गिना सकते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हुए, वो तो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, सब कुछ था। लेकिन जिस तरह के इनकी पर्सनल ताल्लुकात इंटरनेशनल स्टेज पे हैं, वो शायद किसी भी पॉलिटिकल लीडर के नहीं हैं जो अपोजिशन में है या चीफ मिनिस्टर रहा हो। तो यू मस्ट गिव फुल क्रेडिट टू फारूक
कि जब लोग सोचते थे सिर्फ गोल्फ खेल रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं, वो कहीं सीरियस नेटवर्किंग कर रहे होते थे, और पॉलिटिकल नेटवर्किंग जो कभी ना कभी उनके काम आई है। आज भी जब ऐसा कहा जाता है, मैं इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता, फारूक साहब की जो रिहाई हुई है और सरकार ने जो उनको छोड़ा, उसके बाद उनके बेटे को छोड़ा, उमर अब्दुल्ला को भी छोड़ा, इट वॉज बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। मार्क माई वर्ड्स, केंद्र सरकार इस प्रेशर में आई कि इनको छोड़ा जाए। आपको याद होगा उससे पहले जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद और छोड़ने से पहले मीडिया पे बड़ा कैंपेन चला था कि इतनी प्रॉपर्टी है, इतने फर्नीचर दिखाए गए, व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत कुछ हुआ कि लूट खाया, ये कर दिया, वो कर दिया। पूरी तरह से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई, ठीक है। लेकिन और ये भी बहुत क्लियर था कि जो सरकार है केंद्र में, वो इस फेवर में नहीं है कि इनको फिर से पब्लिक लाइफ में उस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाए, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से प्रीमेच्योरली छोड़ा गया इंटरनेशनल प्रेशर पे। तो एक तरह से फारूक अब्दुल्ला ने जो शतरंज खेली, वो काफ़ी एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में इफेक्टिव थी। पर ये तो सिर्फ फारूक अब्दुल्ला की बातें हैं जो हम बात कर रहे हैं अश्विनी भटनागर जी से। बहुत सारी डिटेल इस किताब में भी है, बहुत सारी डिटेल है जिसको आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। कश्मीर पे लौटते हैं सर, चूँकि फारूक अब्दुल्ला की बात हो रही है और कश्मीर के 2-3 वो बड़े इंसिडेंट की बात नहीं होगी तो फिर मुझे लगता है कि पूरी बातचीत अधूरी रह जाएगी। 2019 में 5 अगस्त से पहले जब कश्मीर को देखा जाता था तो कश्मीर को 2 हिस्सों में हम कभी कभी बांट लेते थे। एक तो ये था कि जम्मू कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों के पलायन से पहले का कश्मीर, या 87 के चुनाव का कश्मीर और 87 के बाद का कश्मीर। दूसरा इंसिडेंट होता है बुरहान वानी वाला, बुरहान वानी की हत्या से, ये बुरहान वानी के एनकाउंटर से पहले का कश्मीर और बुरहान वानी के बाद का कश्मीर। और अब जो 2019 के बाद से नैरेटिव है वो 2 कश्मीर है, 5 अगस्त 2019 से पहले का कश्मीर और 5 अगस्त 2019 के बाद का कश्मीर। ये तीनों इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर को कौन सा कश्मीर है, पहले और बाद वाला? क्या ये एक तो तीनों ही सच है? 87 भी सच है कि इलेक्शन में रिगिंग हुई, 90 भी सच है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, बुरहान वानी भी सच है, ये भी सच है हमारे सामने 5 अगस्त 2019। अगर हम सिर्फ कश्मीर वैली की पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ पे शुरू से ही पॉलिटिक्स ऑफ, मैंने अभी कहा ना, कन्वीनियंस और डेस्परेशन, वहाँ पॉलिटिक्स ऑफ डेस्परेशन रही है कि कौन किसकी टांग ऊंची रहती है। सारी पॉलिटिक्स जम्मू एंड कश्मीर हम कहते हैं, जबकि वो सिर्फ घाटी की पॉलिटिक्स है। जम्मू से किसी को फर्क ही नहीं पड़ा है कभी आज तक। जी हाँ। और कितना बड़ा है वैली यहाँ से आप आगरा चले जाइए, ख़त्म, इतनी बड़ी वैली है, और वो भी पतली सकरी सी, ठीक है। तो किस और वो भी नॉर्थ और साउथ है। आप देखिए कश्मीर, इस किताब में पढ़िएगा, मैं डिटेल अभी नहीं दूंगा आपको, कि इसीलिए मैं भी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कि लोग पढ़ेंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से शेख अब्दुल्ला ने डिलिबरेटली एक सेक्शन ऑफ कश्मीरी सो कॉल्ड जो कश्मीर घाटी में जो लोग रहते थे उनको पावर से दूर रखा, और एक अलग सेक्शन था जिसको कि वो पैट्रोनाइज करते थे। तो वहाँ पे भी डिवीजन था, एक पॉलिटिकल डिवाइड क्रिएट किया गया था। हालांकि वोट उनको बहुत पड़ते थे, लेकिन जो हिस्सेदारी थी, भागीदारी थी, वो नहीं थी। वो सिर्फ जो कुछ लोग थे, कुछ अगर मैं कहूँ, जाति इज़ नॉट अ गुड वर्ड टू यूज़, लेकिन कुछ एरिया, जोग्राफिकल एरियाज, वहीं के लोग जो हैं वो डोमिनेट करते थे। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि महाराजा हरी सिंह पे चार्ज ये लगता था कि वो कुछ सेक्शंस को साथ लेके चलते, जिसमें विशेषकर कश्मीरी पंडितों का नाम लिया जाता था। कश्मीरी पंडित तो हट गए, लेकिन पॉलिसी चेंज नहीं हुई, उनकी जगह इनके लोग आ गए, और भी ज्योग्राफी के आधार पे। तो पॉलिटिक्स ऑफ डेस्परेशन शेख साहब ने भी की, और उसका एक एग्जाम्पल ये था कि आतंकवाद की शुरुआती दौर, जब वो अरेस्ट हो गए, तो जो पहला आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया
वो उनकी ब्लेसिंग से बनाया गया, जो कि आगे जाके JKLF के नाम से जाना गया। इसमें बहुत सारे कागजात हैं, किताब में सब दिया हुआ है, एविडेंस है। वहाँ से इंडक्शन शुरू हुआ। तब कश्मीर में आतंकवाद नहीं होता था, लंदन से होता था। वहाँ पे हाईजैक हो जाता था और उसको मात्रे को मार दिया, लाहौर हाईजैक। तो हमारे वो थे डिप्लोमेट, उनको मार दिया गया था बेरिंगम में, JKLF ने मारा था मकबूल भट्ट की राय मांग को लेके। मकबूल भट्ट खुद एक आतंकवादी थे, ठीक है। तो फारूक अब्दुल्ला के ज़माने से ही जब तक शेख जाने लगे, शेख बड़े अनपॉपुलर हो गए थे क्योंकि उनका जो गवर्नेंस थी एज ए चीफ मिनिस्टर वो बहुत पुअर थी। भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप थे उसमें। भ्रष्टाचार के आरोप थे, साथ में जो कश्मीर के लोग थे दाने दाने के लिए तरस गए थे। जो उनका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था अनाज का, उसमें इस तरह से करप्शन था कि लोग मिलता ही नहीं था। रेवेन्यू सिस्टम मैं डिटेल में समझ दिया है इसमें, वो सब उसकी वजह से लोग त्रस्त हो गए थे, बहुत त्रस्त थे। ही हैज बिकम वेरी वेरी अनपॉपुलर। फारूक को ये बात मालूम थी। जब शेख मरे तो नेचुरली एक सिंपैथी वोट पड़ा, जिसे फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, अच्छी जीत लेके आए और इंदिरा गांधी को उन्होंने हराया एक तरह से। हाँ, कब तो भाई वो चुनाव तो इंदिरा गांधी का ही चुनाव था जम्मू कश्मीर में। तो खैर बन गए, वो बड़े अपोजिशन लीडर बन गए, लेकिन जो प्रेशर्स उन पे बिल्ड हो रहे थे ऑन गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ही कुड नॉट डिलीवर ऑन दैट। और ये पूरा एक एंटी सेंटिमेंट अगेंस्ट गवर्नेंस, जो पब्लिक ग्रीवियंसेस होती हैं, वो एक माहौल बन गया था। उसको तोड़ने के लिए या उससे निजात पाने के लिए किसी हद तक किसी ने एक ग्रेट आइडिया दिया कि यहाँ एक फिल्म बनी है हॉलीवुड में कि लायन ऑफ द डेजर्ट, लायन ऑफ डेजर्ट, उसको आप यहाँ पे रिलीज़ करा दीजिए। तो उसका कॉन्टेक्स्ट सब किताब में दिया, तो उसमें ज़्यादा नहीं करूँगा, नोट किया भी था मैंने ये वाला। और वो फिल्म अंग्रेजी में थी, और जब वो श्रीनगर में रिलीज़ हुई, फारूक साहब से कहा गया इसको मत रिलीज़ कराइए, ये इससे उल्टा असर पड़ेगा। लेकिन नहीं, वो शेख की याद आ जाएगी, लायन ऑफ द डेजर्ट, लायन ऑफ कश्मीर हो जाएगा वो पूरा। और जब पहला खेप देखने गया उस पिक्चर को, तो जब बाहर निकला तो उसने जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस पे पथराव किया। वहाँ से शेख अब्दुल्ला की और फारूक अब्दुल्ला की पोस्टर्स खरीद के जलाए गए। और तब उनको एहसास हुआ कि ये मतलब उस फिल्म में, हालांकि लैंग्वेज एकदम अलग थी, लेकिन सेंटिमेंट कन्वे हो गया कि एक ये था जिसने अपनी जान दे दी अपने हमवतन लोगों के लिए, और एक शेख साहब थे, एक फारूक साहब हैं। वहाँ से ये बात हुई कि हमें अपनी बंदूक उठानी पड़ेगी। इसका डिटेल वर्जन आप किताब में पढ़ सकते हैं। तो उल्टा पड़ा हो, तो इनके पास पॉलिटिक्स ऑफ डेस्परेशन शुरू हो गई। चुनाव तो जीतना ही था। आपने कहा कि राजीव गांधी का प्रेशर था, नहीं, चूंकि इन्होंने बाद में कहा था 1991 में इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में दिया, कहा कि नहीं वो राजीव गांधी के प्रेशर की वजह से आपने कर लिया, हुआ था, मैं नहीं जानता उसमें। नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैंने नहीं किया। ठीक है, आई एम सॉर्ट ऑफ नॉट एन आई विटनेस, लेकिन फर्स्ट हैंड विटनेस तो है ही। किस तरह से वहाँ पे कहने पे, डायरेक्ट ऑर्डर्स पे, क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने ये काम जिनसे करवाया गया, और वहाँ दिल्ली में यहीं पे बैठा करते थे, तो वहाँ की जो चर्चाएं होती थी उससे बहुत साफ है। राजीव गांधी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर हम हार जाएं JNK, ये नहीं यासिर मलिक साहब, क्या दिक्कत है, क्या, लेकिन इन पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता था। और जब ये बात फैल गई कि ये तो चुनाव चुरा लिया गया, तो उसके बाद और डेस्परेशन होने लगा, तो लोगों को उठा के बंद करना शुरू कर दिया, जिसको कहते हैं प्यूनिटिव मेजर लेने शुरू कर दिए। लड़के सब भागने लगे उस तरफ, POK जाने लगे, ट्रेनिंग करने लगे। ऑलरेडी वहाँ से ये सब काम शुरू हो गया था। तो एक के बाद एक सिचुएशन स्नोबॉल करती गई, और फारूक अब्दुल्ला डेस्परेट पॉलिटिकल डिसीजंस लेते चले गए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँगा, आप देखिए कि उस समय की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में कोई मेल है?
मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हिस्ट्री अपने आप को अलग अलग तरीके से रिपीट करती रहती है। फारूक अब्दुल्ला अगर ये सब नहीं करते, अगर पिक्चर नहीं रिलीज़ करते, तो हो सकता है थोड़ा मिन्नत करते, बात करते, लोगों से हाथ जोड़ते, तो आसानी से जीत जाते, क्योंकि उनके ऊपर तब तक पर्सनली कोई करप्शन का चार्ज नहीं था। और यंग थे, एनर्जेटिक थे, कैरिज्मेटिक थे। कहीं ना कहीं अगर उनको 75% सीटें ना मिलती तो 51% तो मिल ही जाती है। लेकिन वो ये बात कि मेरे को 75% लेनी है, तो ये सब हो गया। और जब हो गया तो उनके हाथ से बाहर बात चली गई, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए। हाँ, फिर तो आपके सब, आप शुरू किया था आपने कंट्रोल वे में, हाँ। और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसमें इतने सारे और एलिमेंट्स आ जाते हैं कि आप किस किस पे वो करेंगे। पंडितों के खिलाफ मामला शुरू हुआ, धीरे धीरे करते करते उसमें भी समय लगा, ऐसा नहीं एक दिन में हुआ। वो फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने इग्नोर किया, तो कल्पेबिलिटी तो बनती है, पॉलिटिकल कल्पेबिलिटी बनती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्पेबिलिटी बनती है। इफेक्टिव स्टेप्स क्यों नहीं लगाया टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज? मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं और आप रोक नहीं पा रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री। तो एक तरह से जब यह सब हो गया और फिर सेंटर ने फैसले लिए और जब गवर्नर बदला गया, कृष्णा राव तो उनके एक तरह से दोस्त थे, तो जो कहते थे वो करते थे। हाँ हाँ, इसमें है, उस खेल भी है उसकी। तो उसके बाद फिर वो आए अपने जगमोहन आए, और फारूक अब्दुल्ला ने अगेन बहुत, इसको कहते हैं एक अच्छा एक स्ट्रैटेजिक मूव किया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि मैं इससे एग्री नहीं करता और कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, ये है वो, करके इस्तीफा दे दिया। वो अलग हो गए वहाँ से। तो मैं किताब में भी लिखा है कि फारूक को ये मालूम है कि कब 2 कदम आगे बढ़ना है और कब सीन से हट जाना है, और दोनों स्थितियों में जब आगे बढ़ना हो या सीन से हट जाना हो, फायदा इन्हीं का होता है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। मैं दर्शकों से कई बार कहता हूँ कि किताबें खरीद के पढ़ा करिए, लेकिन ये किताब मुझे अद्भुत लगी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा विषय है कि एक तो किताब लिखना उस पर बहुत खतरनाक होता है जी। आपको कई बार सोचना पड़ता है, चाय पीते पीते बात करते हैं, कॉफ़ी पीते पीते कई बार सोचना पड़ता है। आपने भी कभी सोचा क्या कि चूँकि जम्मू कश्मीर एक बड़ा मसला है, 2019 के बाद आपने कंप्लीट किया है इसको, 2019 के बाद ही इसको रिलीज़ भी किया है, उसमें कुछ सोचा क्या कि 2019 के बाद रिलीज़ कर रहा हूँ, तब जब ये जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद का कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है, तो उसको जोड़ने की कुछ ज़रूरत महसूस हुई, या फिर इतने पे ही रहने दिया आपने फारूक अब्दुल्ला पे ही? क्या बदलेगा नहीं बदलेगा, ये एक शॉर्ट, मतलब 1 साल या 2 साल या 3 साल में कहने, उसका आंकलन करना बहुत मुश्किल काम है। ये किताब जो है कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को, जो अगर हमने देखा जाए तो शेख अब्दुल्ला के समय से लेकर और उमर अब्दुल्ला के टाइम तक हमने एक ओवरव्यू दिया है इसमें। मेरे को कभी इस बारे में, या गंजू साहब को इस बारे में कभी ये नहीं था कि हमारी किताब को हम ऐसे लिखें वैसे लिखें। हमें सिर्फ एक ही बात थी जो मैं गंजू साहब ने बहुत इंसिस्ट किया। इनफैक्ट गंजू हैज़ स्पेंट हिज एंटायर लाइफ इतनी भयानक स्थितियों में, गंभीर स्थितियों में, उन्होंने जिस तरह की रिपोर्टिंग की, जिस तरह से अपने को नेविगेट किया, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरह का माहौल था वहाँ पे 90 के दशक में या 2010 तक। पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस समय के। और बाद के विजुअल जो हमने देखे हैं, जो ये बुरहान वानी वाला कांड और ये सारे विजुअल हमने जो टीवी पे देखे हैं, उसके बारे में पुराने लोग बताते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो गंजू साहब ने जो, और हमने जो बैठ के बातचीत की, पहले एक आइडिया जो आया फिंगरप्रिंट वाले जो हमारे पब्लिशर्स हैं, उन्होंने कहा कि बायोग्राफी लिखने की बात थी, तो हमें चलो फारूक साहब से बात करते हैं और लिखते हैं उनसे कुछ। तो मैंने गंजू साहब से कहा कि भाई उनसे बात करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग इतनी बार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये वो कर चुके हैं, बात करके क्या नया मिलेगा। तो कहना नहीं, फिर भी करना चाहिए, अननोन फैक्ट्स लेके आएंगे। हमने देयर इज नो अननोन फैक्ट, एंड वाई शुड यू ब्रिंग आउट अ अननोन फैक्ट। हमें नैरेटिव क्या ये देखना है, क्योंकि जनता की समझ में वही आता है ना, हमें कोई स्कैंडल मॉन्गरिंग नहीं करनी, हमें कोई बहुत बड़ा खुलासा नहीं करना,
हमें ये देखना ये नैरेटिव है, क्योंकि नैरेटिव में ही खुलासा है। ठीक है, तो हमें खैर, लेकिन एक बात हुई, पब्लिशर ने भी चाहता था कि भाई आप उनसे बात कर लीजिए, उनसे कोर्ट से लीजिए। तो बाई चांस एक आईआईसी में कोई फंक्शन था, तो गंजू साहब वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ पे फारूक साहब आए, तो फारूक साहब से बोला कि भाई एक किताब लिख रहे हैं आप पे, और कुछ टाइम देंगे आप? तो कहा हाँ हाँ, जितना टाइम मांगो, क्या प्रॉब्लम है। तो हमने कहा, कब मिलेंगे? कहने लगे जब आ जाओ, क्या लिख रहे हो, ये वो बातचीत हुई। फिर उसके बाद बोले कि हाँ हाँ, यू कम सिट विद मी, आई विल डिक्टेट यू राइट। अच्छा। तो गंजू केम बैक एंड टोल्ड मी कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो हमने कहा, पार्टनर तुमने कभी ज़िंदगी में डिक्टेशन लिया है? संपादक कभी नहीं लिया होगा रिपोर्टर रहते हुए। किसी का नहीं। तो कहना आप क्यों लेने की ज़रूरत पड़ गई? तो हम दोनों ने एग्री किया इस बात को। हमने कहा हम शाहरुख अब्दुल्ला से बात ही नहीं करेंगे, ख़त्म बात। दूसरी बात, लेकिन इसमें कई लोगों से और लोगों हाँ, से हाँ। बात की है। दूसरी, जिन्होंने ये बात की, हम बात करेंगे आपसे, हम डिक्टेशन लेने से किसी के पास नहीं जाएंगे। दूसरी बात, जब ये किताब छप गई, अगेन इट इज़ अ चांस कि जब ये छप के बाहर आई, हॉट ऑफ द प्रेस आई, गंजू वॉज इन श्रीनगर। तो हमने कहा यार तुम वहाँ हो तो फारूक से कहो ये रिलीज़ कर दें। तो यहाँ से फिंगरप्रिंट वाज वेरी नाइस कि उन्होंने यहाँ से कुरियर की, वहाँ पे गए, फारूक साहब और उमर साहब दोनों बैठे हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा देखिए सब किताब देखिए, फारूक किताब देखी ऐसे, वाह माशाअल्लाह क्या किताब छापी है भाई, क्या किताब, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मज़ा आ गया देख के। क्या करना है इसका? सब सोच रहे हैं कि हम श्रीनगर और दिल्ली में दोनों आपके हाथों से इसका लोकार्पण कराएं। बिल्कुल बिल्कुल करूँगा मैं, इस किताब का नहीं करूँगा। बिना पढ़े कुछ नहीं, हाथ में नहीं पता पहली कि बार क्या है। है अंदर। सुनिए आप पूरी बात। उन्होंने बुलाया अपने सेक्रेटरी को, कहले वो 26 अक्टूबर की डेट दे दीजिए, और गंजू साहब श्रीनगर में हॉल मैं बुक कराऊंगा, मेरे पार्टी वर्कर्स आएंगे, 500 किताबें वहाँ वो लोग खरीदेंगे, और आप इस सब का इंतज़ाम करके रखिए, ये आपका काम है। बाकी जो फंक्शन होगा वो मैं करूँगा, और दिल्ली में आप जब कहेंगे मैं चलूँगा आपके साथ, पक्की बात। और भाई क्या किताब, इतने वो बैठे हुए थे उमर, उनसे उमर ये लोग किताब लेके आएंगे गंजू साहब। उमर ने भी पलट के कहा यू शुड रीड इट, यू शुड रीड इट। तो उन्होंने कहा ठीक है, बातचीत हो गई। 26 तारीख फिक्स, उन्होंने कहा सब मैसेज आ गया उनका हमारे पास, हमने पब्लिशर को दे दिया वगैरह वगैरह, वेन्यू देख लेते हैं। पहले तो हम लोग क्या भाई हम फारूक के उसमें क्यों करेंगे, हम अपना वेन्यू देख लेंगे। खैर 7-8 दिन बाद उनका फ़ोन आया, तब वो बीमार थे, तो ही वॉज इन बेड। ये क्या लिख दिया है, ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस बुक, आई डोंट अंडरस्टैंड, एम आई लाइक दिस, यू हैव मेड मी इनटू अ वुमनाइजर, आई एम अ वुमनाइजर। भाई कहाँ लिखा है वुमनाइजर, कहाँ लिखा है? क्या नहीं 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 नहीं, मैंने अभी शुरू के 50-60 पन्ने पढ़े हैं। अब मैं देखिए 26 तारीख वाली बात है ना, अभी मैं पूरा पढ़ा हूँ, बीमार हूँ, तो मैं किताब पूरी पढ़ लूँगा, तो अब वो कन्फर्मेशन बाद में होगा। ठीक है, नहीं दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द वे, मेरे बारे में आपने लिख दिया ऐसे ही। तो भाई ये बताइए कि हमने आपके बारे में क्या लिखा है ऐसा जो आप इसको इतना परेशान हो रहे हैं? वही सब जो लिखा है जो डॉक्यूमेंटेड है, और कहाँ लिखा है कि आपके क्या स्थितियाँ थी? तो बोले नो नो नो, व्हाट हैव यू मेड मी, आई एम नॉट लाइक दिस, आई डोंट गो आउट एट नाइट, आई डोंट गो आउट एट नाइट। और उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद ना हमने फ़ोन किया, ना गंजू ने फ़ोन किया उनको, ना उनका फ़ोन आया, क्योंकि इफ़ यू द थिंग इज़, और उनका ये वादा था कि 500 किताब हम आपकी उठवाएंगे उसी दिन। हमें नो नथिंग डूइंग, सिर्फ एक फ़ायदे के लिए तो क्यों ही, मतलब। और देखिए हर किताब की अपनी एक डेस्टिनी होती है, हाँ, एक किस्मत होती है। तो फारूक साहब की मेरे को ये बात बहुत पसंद आई, यू नो, आई वॉज नॉट ऑफेंडेड, नाइदर वॉज गंजू ऑफेंडेड, कि
हमने कहा ये जो रिएक्शन आया है इनका, इसका मतलब ये है कि हम ये कोई नहीं कह सकता कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने किताब लिखवाई है। और इंटरेस्टिंग बात आपको और बता रहा हूँ कि जिस दिन ये किताब कश्मीर और श्रीनगर और जम्मू में बुक स्टॉल्स पे आई, हमारे पास और गंजू के पास कम से कम 2-2.5 दर्जन फ़ोन ऐसे आए कि साहब आपकी किताब यहाँ पे, इस पे तो लिखा है 700 रुपये और बुक सेलर दे रहा 1000 में, लोग खरीद रहे हैं। इसका किताब का दाम क्या है और ये हमें मिल नहीं रही। सो जितनी किताब कॉपीज़ भेजी गई थी वो विद इन अ फ्यू आवर्स उठ गई 1000 रुपये में। एक चीज़ और है सर, चूँकि बहुत इनका फ़ारूक अब्दुल्ला का काम इतना लंबा है कि हम अगर इस पर बातचीत करते रह जाए तो पूरे दिन बातचीत हो सकती है। जम्मू कश्मीर इतना बड़ा है, पूरे दिन बातचीत हो सकती है। एक इंटरेस्टिंग कहानी इसकी, रुबैया सईद अपहरण कांड। मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री होते हैं, उनकी बेटी का अपहरण हो जाता है। वो एक अलग कहानी है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद कहाँ यहाँ आके मुजफ्फरनगर में चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, और कैसे जीतते हैं, कैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार है। फ़ारूक अब्दुल्ला राजी नहीं होते हैं आतंकियों को छोड़ने के लिए। केंद्र का दबाव पड़ता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते हैं कि आतंकियों की रिहाई की जाए। उसके लिए फिर आरिफ मोहम्मद खान और तमाम लोग जाते हैं वहाँ पे, कहते हैं कि फ़ारूक या तो तुम आतंकियों को छोड़ो, नहीं तो हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। फैक्ट क्या है इसमें? इसको लेकर के फ़ारूक अब्दुल्ला से या आरसी गंजू साहब से कभी आप लोगों को उस समय की रिपोर्टिंग के दौरान कोई बातचीत कि बिना आतंकियों की रिहाई के भी रुबैया सईद को छुड़ाया जा सकता था? ये एक नोन फैक्ट है। ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस समय दबदबा बहुत ज़्यादा था JKLF का, और जो पब्लिक सेंटिमेंट था वो टोटली अगेंस्ट था मुफ्ती। जब रुबैया छोड़ी गई हैं और उसके साथ साथ आतंकी को छोड़ा गया है, तो श्रीनगर के सड़कों पे जो जश्न हुआ है वो मतलब इतना बड़ा जश्न आप कभी सोच नहीं सकते। रुबैया की रिहाई का तो जश्न था नहीं वो तो आतंकियों की रिहाई का जश्न है। तो सिंपैथी कितनी ज़्यादा थी उनके साथ में, तो पब्लिक प्रेशर था एक तो। दूसरी बात है कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने 2 मरतबा, एक तो रुबैया के बारे में और दूसरा जब कंधार वाला एपिसोड हुआ तब भी, और उससे पहले भी उन्होंने एक छोटे मोटे केसेस में एक बात कही कि हम आतंकवाद से समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, ये उनका पब्लिक स्टैंड रहा है और उस पर वो कायम रहे हैं, उससे झगड़ा भी लिया उन्होंने। लेकिन समाउ ये कॉन्ट्रडिक्शंस, जो भाई तुमने ये पोजीशन ले ली, मैंने ये ले ली, इट इज़ सच अ गुड स्ट्रैटेजी। क्यों करना तो ही है, सेंटर अगर आपको आदेश देगा तो आप कैसे नहीं करना तो है, दिखाना कुछ भले ही और पड़े। तो उन्होंने उस समय एक अपना एक इमेज क्रिएट करने के लिए और वो किस तरह की इमेज? आई एम इंडियन फर्स्ट, आई एम ए नेशनलिस्ट फर्स्ट। ये और शुरू से कह रहे हैं, मैं अपनी नेशनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये बीजेपी से मतलब नहीं, पहले से कह रहे हैं इस बात को। ये एक बहुत अच्छी सोची समझी उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। और ये बात भी सच है कि उनको मालूम है कि मतलब ज़हनी तौर पे और एक सांस्कृतिक तौर पे हर तरह से फ़ारूक अब्दुल्ला एक बहुत ही सेकुलर आदमी है। और उनके जो उनकी देखिए, उनकी बीवी जो है वो कोई मुस्लिम तो है नहीं। उमर की बीवी जो थी वो हिंदू थी, और जो इनकी बेटी की शादी पायलट के साथ के बेटे के साथ हुई, वगैरह वगैरह। और उनकी जो एजुकेशन हुई वो बड़े एक डाइवर्सिटी वाले माहौल में हुई। तो उनको ऐसा कोई बहुत बड़ा फंडामेंटलिस्ट नहीं है फ़ारूक अब्दुल्ला, बहुत ही एक सेकुलर आदमी है। जो उनकी पॉलिटिक्स, जो कहते हैं रिलीजन की पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स तक है। अदरवाइज ही इज़ हैप्पी गो लकी मस्त आदमी है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बढ़िया गोल्फ खेलो और मस्त रहो। सो इट्स ओके, फाइन, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ ह्यूमन बीइंग, वो अलग स्थिति है। तो जो फ़ारूक अब्दुल्ला का जो रोल रहा है वो पॉस्चरिंग का रोल बहुत अच्छा रहा है। अगर कल के बयान भी आप सुने, उनके 2 दिन पहले के बयान भी सुने, वंडरफुल पॉस्चरिंग। जब वो रिलीज़ हुए थे तब भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। उसमें सबसे बात कि दे डू नॉट रियलाइज दैट दे आर प्लेइंग विथ फायर। वो अपने में कोटेबल कोट बन गया, ठीक है। उसका
ज़मीनी तौर पे क्या असर हाँ, है वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपना एक बता दिया कि भाई मेरी शख्सियत है, तो सोच लो क्या करना तुम्हें। तो फारूक साहब की जो राजनीति है वो दूसरे को डेयर करने की राजनीति है, मैं ये करूँगा कर लो। और ये बोलते हैं पब्लिकली। हाँ, और देखिए उन्होंने किस तरह से अपने को बदला है कि बहुत पहले की जब जब अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो एज ए नेशनलिस्ट वहाँ पे जाके खड़े हुए थे अब्दुल कलाम के पोखरन में। हाँ, जब वाजपेयी का वो बहुमत परीक्षण चल रहा था तो इनकी पार्टी ने समर्थन दिया था वो। उसके बाद सबसे फेमस किस्सा उनका कि वो रामपुर गए और वहाँ पे जाके उन्होंने भजन गाया बकायदा, और अक्सर गाते हैं जहाँ वो देखते हैं मिक्स गैदरिंग है तो वो उसी अंदाज में उसी भक्ति से वो भजन भी गाते हैं और उसी तरह से वो फिल्मी गाने भी गाते हैं और कश्मीरी फोक सॉन्ग्स भी गाते हैं। सो ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग फिगर, इतना मल्टी डायमेंशनल पॉलिटिकल कैरेक्टर कम से कम मैंने पिछले 50 साल में हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं देखा। तो चलिए, ये तो पूरी बातचीत ये है, जैसा ये कह रहे हैं सर कि 50 साल की राजनीति में नहीं देखा। फ़ारूक अब्दुल्ला की बहुत सारी कहानियां हमने आपको बताई। बाकी फ़ारूक अब्दुल्ला के बारे में और डिटेल आपको पढ़नी हो और डिटेल से आपको जानना है तो ये किताब फ़ारूक ऑफ कश्मीर जो अश्विनी भटनागर जी ने लिखी है और आरसी गंजू ने लिखी है, उसको आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। फिंगरप्रिंट ने इसको पब्लिश किया है। कितनी कीमत है आप बता दें, पब्लिशर बैठी हुई है यहाँ पे, कितनी कीमत है इसकी? 700 रुपये, 799, 799, 699, 799। लेने जाएंगे तो डिस्काउंट में मिल जाएगा आपको, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन इतने खर्च के बाद जिस शख्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो एक मुकम्मल तस्वीर आपके सामने निकल करके आएगी। चलिए, तो ये बातचीत हम पूरी यहीं पे ख़त्म करते हैं और जाते जाते बस आप दर्शकों से एक गुजारिश कि ये बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में जो आपके सवाल होंगे वो हमें ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार अश्विनी भटनागर के साथ आरसी गंजू साहब को भी बुलाएं अगर उनकी तबीयत ठीक हो जाती है तो, और फिर हम आपसे आपके सवालों का जवाब भी लेंगे। जाते जाते एक बार फिर फ़ारूक ऑफ कश्मीर पर ये पूरी बातचीत चल रही थी जिसको छापा है फिंगरप्रिंट पब्लिकेशन ने। किताब अंग्रेज़ी में है लेकिन पढ़िएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। शुक्रिया।